गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल की मोहब्बत और आप देख रहे हैं हिडन लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पे जो हमारी रिहाना देशमुख रहती है, वो जब अब उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो उसका ख्याल रखने के लिए रॉबरर आती है। और जब रॉबरर आती है तो वो उसे अपना पूरा वाइफी एटीट्यूड दिखाती है और उससे सारे काम कराती है। उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट भी होती है कि कौन है यहाँ पर डैडी फिगर है और कौन मदर फिगर है। लेकिन लास्ट में रॉबरर जो रहती है अपने प्यार को ध्यान में रखते हुए हार जाती है और वह कह देती है कि ठीक है बाबा, डैडी फिगर तुम ही हो। तो वो उसे बता देती है कि देखो, मैं डैडी फिगर हूँ इसलिए मैं कुछ काम नहीं करती हूँ और तुम्हें मेरे लिए ये सब काम करना पड़ता है। और यहाँ पर वो स्माइल करते हुए हर चीज़ें एग्री कर जाती है, क्योंकि जब इंसान प्यार में रहता है ना तो हार जीत नहीं दिखता है, वो सामने वाले की हैप्पीनेस दिखता है। उसके लिए वो इतने अच्छे से दाल खिचड़ी बनाती है और फिर उसके बाद थोड़े से उन दोनों के बीच में लवी मोमेंट्स होते हैं। और उसके बाद वो उसे बोलती है कि उसे बाहर घूमने जाना है। जब बाहर घूमने जाती है तो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, लेकिन उसी ड्यूरेशन में उसे बाद वो बोल देती है कि ये मेरा एक्स है। जैसे वो बता देती है कि ये मेरा एक्स है, ये सुनने के बाद तो उसकी हैप्पीनेस बिल्कुल सैडनेस पे बदल जाती है और वो उसे बोल देती है। फिर वो उसे कहती है कि अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो फिर मैं तुम्हारे पास आऊँगी तक नहीं। और जैसे वो ये बोल देती है तो वो उसे रोक देती है और उसे कहती है कि नहीं नहीं, हम नहीं, तुम जाओ मत। अब उसके आगे यहाँ से जो हमारी रिहाना रहती है वो एकदम से रोकती है रॉबरर को और बोलती है कि तुम जाओ मत, मेरा वो इंटेंशन नहीं था। तो कहती है कि तुम्हें जेलसी हो रही है तो तुम ये एक्सेप्ट करने में तुम्हें इतना ज़्यादा क्यों प्रॉब्लम होता है। देखो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं कन्फेस करने में कहाँ एक मिनट भी पीछे हटती हो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम कन्फेस क्यों नहीं करना चाहती हो। तो उसे बोलती है, प्यार एक बहुत बड़ा वर्ड होता है, ओके, और तुम इसको सिर्फ मजाक में लेती हो। तुम्हें पता है हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, और जब हमारा कोई फ्यूचर नहीं है तो हम उसके बारे में सोचें भी क्यों। रॉबर्ट ये बात ध्यान से सुन रही रहती है रिहाना का। तो रिहाना उसे बोलती कि जब हमारा कोई फ्यूचर नहीं है ना, तो हमारे बीच में साथ रहकर भी कुछ होने नहीं वाला है। और मैं तुम्हें ये पहले भी बता रही हूँ कि आगे जाकर ना तुम ये जो इंटेंशंस ले लेके चलती हो ना, कि जब मुझे वुड बी वाइफ कहती हो, तो ये सब कुछ नहीं होने वाला है। वो चुपचाप सुन रही रहती है। तो उसे कहती है, अच्छा पक्का कुछ नहीं होने वाला है। तो उसे कहती है, ऑफ कोर्स कुछ नहीं होने वाला है। तो उसे कहती है, अगर कुछ नहीं होने वाला है तो तुम्हें जेलसी क्यों हो रही थी। अगर वो मेरा एक्स भी था और अगर कल जाके वो मेरा करंट भी बन जाता है तो वाई यू आर गेटिंग ए जेलस। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट वी हैविंग अ स्वीट स्वीट मोमेंट्स टू ईच अदर, वो सिर्फ क्या तुम ऐसी मतलब टाइम पास के लिए करती हो, या रियली डू यू फील फॉर दैट। आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड कि तुम हमेशा मतलब एक करीब आती हो, मेरे साथ काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड करती हो और फिर एकदम से कह देती हो कि हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे ये तुम्हारा ये इस तरीके का बिहेवियर समझ में नहीं आता है। रॉबर्ट कहती है, तो उसे कहती है कि देखो, मैं तुम्हें पहले से ही वार्न कर रही हूँ, मेरे साथ रहोगी तो तुम बर्बाद हो जाओगी। उसे कहती है, मेरा डायलॉग मुझे ही मार रही हो। तो उसे कहती है, नहीं मैं सच बोल रही हूँ, बट इट्स जस्ट लाइक कि मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ बस। मतलब तुम एक ऐसी लड़की हो जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और आई जस्ट वांट टू नो कि तुम एक रॉबर्टर क्यों बनी हो। आई मीन आई जस्ट वांट टू नो। तुम नेचर वाइज बहुत अच्छी हो, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा काबिलियत है, तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। आई मीन तुम इतनी टैलेंटेड हो कि तुम्हारे जैसा टैलेंट तो मतलब मेरे पास भी नहीं है। और सब कुछ होने के बाद भी मुझे आज तक तुम्हारी मेंटालिटी समझ में नहीं आई, व्हाई यू वांट टू बी अ रॉबरर। तो उसे कहती है, ओह, तो इन शॉर्ट कि तुम मुझे लाइक ही करती हो ना। रॉबरर उसके पास आती है और उसे एकदम से आकर साइड से हक करती है, उसे बोलती है, लिसन, तुम ये मान क्यों नहीं लेती हो कि मैं किसी और के साथ रहूं तो भी तुम्हें फ़र्क पड़ता है। तो उसे कहती है, नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उसे कहती है, तो तुम्हें जेलसी फील नहीं हो रही थी अभी। तो उसे कहती है, नहीं मुझे जेलसी फील नहीं हो रही थी, बस आई एम जस्ट वांट टू क्यूरियस अबाउट यू, कि तुम हो कौन, तुम व्हाई यू लाइक मी सो मच, आई एम जस्ट अबाउट दैट। तो उसे कहती है, ओके, तुम्हें इन सारे सवालों का जवाब वक्त आने पे मिल जाएगा, और मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम सही वक्त का इंतज़ार करो। मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी कि वैसे तो मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे तुम में इंटरेस्ट क्यों है, क्या वजह है, ये सब तुम्हें पता चलेगा। वैसे भी मैं कोई भी चीज़ बिना लॉजिक या बिना रीजंस के नहीं करती हूँ। वेल, एक बात तो मैं चाहती हूँ, जैसे पहले पहले बोलते हुए जा रही हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा एक्स था, ओके, वो करंट नहीं है। और करंट तुम हो, जिसे मैं अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। शायद तुम कभी सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती होंगी, उतना ज़्यादा प्यार करती हूँ।
सो अपने दिमाग में ये डाउट मत लेकर आना कि मेरी लाइफ में कोई और है या कुछ है। पास सबका रहता है, तुम्हारा भी होगा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। बट एट प्रेजेंट तुम मेरी हो और मैं तुम्हारी हूँ। दिस इज मैटर एट ऑल। और ये बोलते हुए वो उसके पास जाती है, उसे हक करती है और उसे बोलती है, नाउ इट्स टाइम फॉर द बैड टाइम, तुम जाओ और सो जाओ, वैसे भी कल से तुम्हें ड्यूटी भी ज्वाइन करनी है। ये बोल देती है वो। यहाँ से जो हमारी रिहाना रहती है वो जाती है और अपने बेड पे चली जाती है, और यहाँ से हमारी रॉबर एज यूजुअल यहाँ से गायब हो जाती है, गोस्ट हो जाती है वो। यहाँ पर जो हमारी रिहाना रहती है वो बेड पे जाते से ही कुछ गहराई से सोच रही रहती है। उसको ना मतलब वो सो नहीं रही रहती है। जैसे होता है ना, जब हमारे मन में कोई टेंशन हो या हमारे मन में बहुत ज़्यादा वरीडनेस हो, तो हमारी ना हार्ट बीट भी बहुत तेज तेज फास्ट चलती है, और उसके साथ ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ हमारे साथ चल रहा रहता है। वो ये चल रहा रहता है कि हम अपने ही माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे रहते हैं, और उसके साथ भी ऐसा चल रहा रहता है कि वो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रही रहती है। और दूसरी चीज़, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ थी ना, वो ये थी कि वो लैम्प को टिक टॉक करके चालू कर रही थी, और बहुत बहुत शांति से बैठ के एक तथ्य सामने देखे हुए फोकसली वो कुछ चीज़ों को देख रही थी। और इसके बाद वो कुछ भी बोल ही नहीं रही थी, बहुत शांति से बैठी थी। उसको उसको समझ में नहीं आ रहा था कि हाउ शी गोइंग टू बी रिएक्ट द थिंग्स। मतलब वो कुछ भी उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले क्या नहीं बोले, बस शांति से थी। उसके दिमाग में अजीब से थॉट्स फॉर्म चल रहे थे, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या बोले क्या नहीं बोले। वो सिर्फ और सिर्फ चुपचाप सिर्फ और सिर्फ देख रही रहती है। यहाँ से जो हमारी जो रॉबरो रहती है वो यहाँ से डायरेक्ट जाती है और वो अपनी पूरी टीम के साथ मिलती है। जैसे वो अपनी पूरी टीम के साथ मिलती है, तो वो मिलते से ही एकदम से बोलती है कि हाय। तो यहाँ पर सबके सब बोलते हैं कि अगर आप फ्री हैं तो हम आपके साथ डिस्कस कर लें। तो उसे कहती है कि क्या डिस्कस करना है। तो कहती है, देखो हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, और यहाँ पर हमें एक रॉबरी के बारे में पता चला है। तो उसे कहती है कि क्या मतलब। तो उसे कहती है कि हम एक रॉबरी कर सकते हैं एक और। तो उसे कहती है, नहीं हम अभी एक कोई रॉबरी नहीं करेंगे। हमने जैसे डिसाइड किया था कि हम रॉबरी के बाद कुछ समय के लिए टाइम लेते हैं, और हम इतने फ्रिक्वेंटली रॉबरी नहीं करते हैं, तुम ये भूल गई हो क्या। तो उसे कहती है कि जब हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज इतने अच्छे से हमारे पास है, तो हम भला रॉबरी क्यों ना करें। तभी उसे कहती है कि नो, हम वैसे ही टाइमलाइट में ऑलरेडी हैं और हम अभी रॉबरी नहीं कर सकते हैं। तो उसे कहती है, बट ओकेशंस बहुत अच्छी है। तो उसे बोलती है, क्या ओकेशन है। तो उसे कहती है कि तब यहाँ पर जो हमारा न्यूरॉन रहता है, जो एक बहुत मास्टर ऑफ हैकर रहता है, वो जब तक कभी कुछ नहीं बोलता था, लेकिन अब ये बारी उसकी थी, क्योंकि यहाँ पर कुछ हैकिंग से रिलेटेड था, जिसके लिए हमारा न्यूरॉन यहाँ पे खड़ा होता है। वो उसे बोलता है कि अल्फा दीदी। तो उसे बोलती है कि हाँ बोलो, क्या बोलना चाहते हो छोटे। तो उसे बोलती है कि हाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ना मुझे यहाँ पर पता चला है कि जो हमारा बिजनेसमैन है ना मिस्टर थापा, वो यहाँ पर जितनी भी चीज़ करता है अपने ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए वो बिटकॉइंस खरीदने लगता है। और अभी भी जहाँ तक मेरे सूत्रों के हिसाब से पता चला है, और मैंने उसके बैंक अकाउंट्स को थोड़ा ज़्यादा मोनेटाइज किया है, और ये सब चीज़ें पता चला है, इससे मुझे पता चला है कि वो ना यहाँ पर फिर से अभी यहाँ पर मिस्टर थापा एक और बार यहाँ पर डील करने वाला है। वो अपने जितने भी ब्लैक मनी को ना वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए ना यहाँ पे बिटकॉइंस खरीद लेगा, और बिटकॉइंस खरीद लेगा और वो यहाँ पर ना फॉरेन जगह पे इन्वेस्ट कर देगा, जिसकी वजह से हम यहाँ पर उसका जितना भी पैसा उसके पास एक्चुअली में है वो सब यहाँ से चला जाएगा। तो हम फिर चोरी नहीं कर सकते हैं। तो उसे कहता है कि तुम ये मतलब क्या कहना चाहते हो, मेरे को छोटे थोड़ा प्यार से समझाओगे। तो उसे कहते हैं कि हाँ मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको कि मिस्टर थापा जो है वो क्या करता है, उसके जितने भी जो ब्लैक मनीज हैं, जो भी ब्लैक मनी है, इस पे वो अपने एम्प्लॉयज़ के अकाउंट में ये ब्लैक मनी को ट्रांसफ़र कर देता है। और सारे एम्प्लॉयज़ के ब्लैक मनी पे ये जो ब्लैक मनी होता है वो सारे एम्प्लॉयज़ के अकाउंट पे ट्रांसफ़र करता है, और उनसे ये कहता है कि ये जो पैसा है
इसे तुम बिटकॉइंस पे लगाओ। और ये लोग सारे उसके बिटकॉइंस पे पैसा लगा देते हैं। तो ये क्या करता है कि उन लोगों के अकाउंट्स अगर चेक भी करे जाएंगे तो वहाँ पर मतलब ऐसा होता है कि उसके कंपनी में 2000 एम्प्लॉयज़ हैं। 2000 एम्प्लॉयज़ को भी अगर वो 10,000 रुपये भी कुछ ऐसे बोलता है तो 10,000 या मतलब 15-20 हज़ार रुपये भी अगर वो एम्प्लॉयज़ वहाँ पर लगाते हैं तो उनके ऊपर ना इनकम टैक्स की रेट पड़ेगी ना कुछ होगी। मतलब सामने वाले ने अपना पैसा सेव करके रखा था और अब वो यहाँ पर वो पैसा जो है बिटकॉइंस पे लगा रहा है। तो यहाँ पर कोई भी मतलब एक मल्टीपल लोग अगर पैसों को इतना ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। अल्फा दीदी तो बस वो यही कर रहा है। तो अभी उसके पास जितना भी ब्लैक मनी है वो अपने एम्प्लॉयज़ के थ्रू वहाँ पर बिटकॉइंस पे पैसा लगवाएगा और वहीं पे पूरा इन्वेस्ट कर देगा और इन लोगों को उस चीज़ के लिए कमीशन देगा। मतलब अगर 25,000 रुपये में से वो 2 या 3 या 4,000 रुपये दे देगा और 25,000 रुपये वो सबको कैश कैश देता है। सारे कैश लेके जाते हैं अपने बैंक अकाउंट्स में डालते हैं और उससे यहाँ पर ना बिटकॉइंस खरीद लेते हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है कि वो यहाँ पर पैसा भी इन्वेस्ट कर देता है और ब्लैक को वाइट भी कर देता है और उसके ऊपर कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता है। क्योंकि एम्प्लॉयज़ अगर एक एम्प्लॉय अपने साल भर की सेविंग्स भी करता है और एक बार बिटकॉइन खरीद लेता है 25,000 रुपये का, 30,000 का, हद से ज़्यादा 50,000 का, साल भर का अगर वो खरीद भी लेता है तो नहीं पता चलता। अभी किसी की सैलरी तो 1.5 लाख रुपए रहती है मंथली, तो उसको वो जाकर पैसा उससे ज़्यादा देता होगा। मतलब 1.5 लाख रुपए है तो वो उसको 2-3 लाख रुपए दे देता होगा, जाओ ये 2-3 लाख रुपए करो। ऐसे करके वो अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर सारा पैसा करता है और ये हर बार करता है वो। और आप ये नहीं मानोगे, 2000 एम्प्लॉयज़ उसके सिर्फ एक ही कंपनी पे हैं और मिस्टर थापा यहाँ पर कितनी सारी कंपनीज चलाता है। तो इस तरीके से ना वो 2000 एक एम्प्लॉय मतलब एक कंपनी के एम्प्लॉयज़ है तो दूसरी कंपनी के लिए भी 2 या 3 हज़ार रुपये, 2 या 3 हज़ार एम्प्लॉयज़ होंगे। ऐसे करके 3-4 हज़ार एम्प्लॉयज़ होंगे, उन सबसे ये पैसा कन्वर्ट करता है। तो मैंने इनके ऊपर पूरी स्टडीज़ करी है और स्टडीज़ करने के बाद मुझे यही पता चला है कि अल्फ़ा दीदी वो ये सारी चीज़ें इस तरीके से करता है। अब आप बताओ कि अगर हमने उसको अभी नहीं रोका ना तो अभी भी वो यही काम करने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? तो उसी तरफ देखती है और उसे बोलती है, देखो मुझे कोई इशू नहीं है, तुम जो बोल रहे हो वो बिल्कुल करेक्ट है, बट इसको एग्जीक्यूट करेंगे कैसे? मतलब एक बात बताओ, हम यहाँ पर उसके पैसों को चोरना चाहते हैं। अभी तक हमने जितनी भी रॉबरी करी है वो बहुत स्मार्ट तरीके से रॉबरी करी है कि मतलब जैसे ये हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, ये लोग ना अपने गोडाउन में जाके ये पैसे रखते हैं। दूसरा जो रहता है वो जाकर पैसे अपने रखता है, मीन्स सब अपने घर पे जाके स्टोर कर करके छुपा छुपा के रखते हैं, उन सब से निकाल लेते हैं। अब अगर ये पैसा एम्प्लॉयज़ के पास से चुराना है तो इट्स अ टू मच डिफ़िकल्ट टास्क। ये काम करना तो बहुत मुश्किल है। तब यहाँ पर जो हमारी गामा रहती है वो उठती है और उसे कहती है, एग्जैक्टली आपका बिल्कुल मतलब बिल्कुल सही कह रही हो, बिल्कुल डिफ़िकल्ट है। और पर मुझे ऐसा लगा तुम्हारा दिमाग कुछ चलेगा और तुम मेरे पास कुछ एक न्यू आइडिया लेकर आओगी। लेकिन तुम्हारा ध्यान तो आजकल अपनी न्यू गर्लफ्रेंड पे रहता है जो तुम्हारी रेहाना देशमुख है। आईपीएस ऑफिसर के साथ तुम इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी हो कि क्या तुम एक रॉबरी की तरह सोचना भूल चुकी हो? तभी अल्फा उसकी तरफ देखती है, उसे बोलती है कि तुम मुझे टॉन्ट मारना बंद करोगी या फिर तुम मुझसे टॉन्ट मारने के लिए आई हो तो मैं यहाँ से जाती हूँ। तभी यहाँ पर जो हमारा बीटा रहता है वो एकदम से अल्फा को रोकते हुए बोलता है, अरे अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुम ही यहाँ की मेन लीड हो और तुम्हें ये सब चीज़ें करनी है और तुम दोनों ना फाइट करना बंद करो। तभी यहाँ पर बीटा की तरफ गामा देखते हुए बोलती है कि तुम इसे समझाते क्यों नहीं हो? तुम्हें भी पता है कि जिस जगह पर चल रही है उसका नतीजा बहुत ज़्यादा बुरा है। तभी यहाँ पर बीटा कहता है कि जिस चीज़ पे वो चल चुकी हैं उसको रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर उनका दिल लग चुका है तो उनके दिल को अभी कंट्रोल करना हमारे बस में तो नहीं है। आपके कितने भी कहने से वो नहीं रुकने वाली हैं और इस वजह से हम अपनी दोस्ती थोड़ी ना ख़राब कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम सब एक मिशन के लिए हैं और अपनी पर्सनल लाइफ को अगर साइड में रखें तो ज़्यादा बेटर है। तभी यहाँ पर गामा एकदम से बोलती है, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल लाइफ बीटा? इसकी जो पर्सनल लाइफ है ना वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ की वाट लगाना चाहती है। और मैं तो तुम्हें पहले भी कह रही हूँ अल्फा, वो लड़की तुम्हारे साथ सिर्फ खेल रही है और वो ना बस तुम्हारे पास आती है, तुम्हें ये अपने पास एक एक बोलते हैं ना कि एक एक बच्चे को टॉय जब तक दिखाया जाए ना उस टॉय तक उसको ग्रैदर करके रखना रहता है। बस उसका इंटेंशन वही है। वो तुमसे प्यार व्यार कुछ नहीं करती है, वो बस तुमसे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बैठी है, वो इन्फॉर्मेशन निकालने का वेट करती है।
शायद वो तुम्हारी रियलिटी जानने के लिए तुम्हारे साथ इतनी स्वीट बन रही है। एक बात बताओ, वो लड़की जो तुम्हारे इतने करीब आने के लिए रेडी हो जाती है, तुम्हारे साथ घूमने के लिए, तो कल वो तैयार हो गई, कल तुम उसे लेकर पूरा घुमा रही थी, देखा मैंने, तो कहती है तुम मुझ पे नज़र रख रही हो। अल्फा ये कहती है, तो कहती है ऑफ कोर्स मैं तुम पे नज़र रखूंगी, क्योंकि मुझे तुमसे ज़्यादा ना उस लड़की पे भरोसा नहीं है। एक हम पुलिस वाली से क्या उम्मीद रख सकते हैं? पुलिस वाले हमेशा से धोखा देने वाले होते हैं। एक बार कि तुम चोर से ईमानदारी की उम्मीद रख सकती हो, बट एक पुलिस वाली से ईमानदारी की उम्मीद नहीं रख सकती हो। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हर्ट करेगी। ये बात मैं तुम्हें 4 बार समझा चुकी हूँ, 5 बार समझा चुकी हूँ, लेकिन मैं कितना समझाऊँ तुम्हें? तुम्हें कब समझ में आएगा कि जो तुम कर रही हो वो बिल्कुल सही नहीं है। तभी बेटा यहाँ पर और न्यूरॉन खड़े होकर ऐसे बोलते हैं कि अल्फा दीदी, ये आपका पर्सनल मैटर है, इस पे हमें बोलने का बिल्कुल हक नहीं है। लेकिन मैं इस बार, अल्फा दीदी, मैं इस बार, क्या इस बार? यहाँ पे अल्फा ऐसी बोलती है, तभी उसे बोलता है कि इस बार मैं गामा दीदी से बिल्कुल एग्री करता हूँ। मुझे भी लगता है वो आपके साथ सिर्फ माइंड गेम्स खेल रही है। वो बहुत स्मार्ट है, वो आपसे प्यार व्यार नहीं करती है। तो उसे कहती है बट शी लव्स मी, शी कन्फेस दैट। तो कहती है कि अरे वो कन्फेस करती है और वो मेरे करीब आ रही है और वो मुझे अपने करीब आने देती है, डेफिनेटली यार। तो गामा यहाँ पर आती है और उसके पास आकर बोलती है, यू नो व्हाट, तुम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो, लेकिन तुम दिल के मामले में ना बेवकूफ़ बन रही हो। वो तुमसे प्यार व्यार नहीं करती है, वो तुम्हें सिर्फ दूर जाने नहीं देना चाहती, क्योंकि उसे ये पता है कि तुम यहाँ की सबसे ज़्यादा स्मार्ट लड़की हो। तो उसे कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं उसे बहुत टाइम से जानती हूँ, मैं उसे जानती हूँ कि वो कभी किसी को धोखा नहीं दे सकती है। वो हर चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयर है। वो वो मैं उसे जानती हूँ, वो ऐसा नहीं करेगी। तो उसे कहते हैं कि शायद अगर तुम ये जो कह रही हो, अगर बिल्कुल सही हो और हम तीनों के तीनों यहाँ गलत हों, तो मैं तो खुदा से यही दुआ करूँगी कि हम लोग गलत हों। बट जहाँ तक हमें लगता है कि हम तो बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। ये सुनने के बाद यहाँ पर जो हमारी अल्फ़ा रहती है वो कहती है, काम की बात करें कि इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि यहाँ पर ये सबसे बड़ी रॉबरी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद हमारी सिर्फ एक लास्ट रॉबरी बचेगी और उसके बाद फिर हम सब लोग अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। ना मैं तुम्हें जानूंगी, ना तुम मुझे जानोगे, और हमारा मिशन जो सब एक साथ गैदर हुए हैं एक चीज़ के लिए, वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो आर यू गाइस एग्री विद दैट? तो उसे कहती है कि ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर एग्जीक्यूट करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम उसके फैमिली मेम्बर को, किसी को तो यहाँ पे किडनैप करना पड़ेगा। अब वक्त आ चुका है कि हमें एक्चुअली में रॉबरर बनना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा वेस्ट टाइप का रॉबरर जो फिल्मों में दिखाया जाता है। अभी तक तो हमने बहुत इजीली तरीके से रॉबरी कर ली है, बट इस टाइम है कि हमें ये रॉबरी करने के लिए सामने वाले की फैमिली वाले को किडनैप करना पड़ेगा और उसको ब्लैकमेल करते हुए ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। तो उसे कहती है इट्स टू मच फुल ऑफ रिस्क। तो उसे कहते हैं कि यस, ये फुल ऑफ रिस्क है, बट यहाँ पर अभी तक हमने बहुत सेफ साइड से चोरियाँ करी है, बट सम टाइम सेफ साइड चीज़ें हमेशा अवेलेबल नहीं रहती है ना। हमें इस बार ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी अल्फ़ा रहती है, वो एकदम न्यूरॉन के पास जाती है और कहती है, न्यूरॉन, मेरा कोई भाई नहीं है, बट तुम्हें मैं जब भी देखती हूँ तो तुम मुझे मेरे भाई की याद दिलाते हो। आई कांट डील विद दैट। ओके, हम इसकी रॉबरी नहीं करेंगे, हम यही बात ख़त्म करेंगे, लेकिन हम इतना सब कुछ रिस्कफुल नहीं डालेंगे। किसी को किडनैप करना और किडनैप करते टाइम उसे यहाँ पर लेकर आना, गैदर करना उसको, उसकी फैमिली वालों से फिरौती के मामले में ये सारे पैसों को रुकवाना, मैं ये सब समझ गई हूँ तुम्हारे सारे आइडियाज़ को, बट ये सबसे ज़्यादा रिस्कफुल मैटर है। इसमें से किसी भी, अगर बाय चांस उन्होंने पुलिस को बुलाया, किसी को भी बुलाया, इस ड्यूरेशन में हम में से कोई भी एक फंस गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमें ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं करनी चाहिए। तभी गामा यहाँ से कहती है, तो क्या तुमने ये डे वन से तुम्हें नहीं पता था कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसमें से कहीं ना कोई की लाइफ को तो रिस्क होगा ही। और ये चीज़ हम पहले से जानते हैं, हम अपनी लाइफ को रिस्क करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमने भी वही चीज़ खोई है जो तुमने खोई है। और हम सब एग्री करते हैं कि हम सब ग्रैदर हैं, हमने इस बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचा और हम सब ने डिसाइड किया है कि हम
ये चीज़ करने वाले हैं और हमारे पास इतना ज़्यादा समय नहीं है, ये हम अभी के अभी विद इन दी विद इन मीन्स 2 वीक्स के अंदर हम ये काम करेंगे। तो तुम बताओ कि तुम हमारा साथ दोगी कि नहीं। तो उसे कहती है ऑफ कोर्स मैं तुम लोगों के साथ हूँ, बट इन सब चीज़ों से मुझे मुझे थोड़ा समय दो। तुम लोग जिस तरीके से एग्जीक्यूशन कर रहे हो, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तुमने मुझे अभी बताया है, इस बारे में मैं सोचूंगी और इस बारे में मैं समझूंगी और मैं अपने हिसाब से प्लानिंग करूंगी और उसके बाद इस चीज़ों को एग्जीक्यूट करूंगी। आई थिंक यू गेट योर आंसर। तो उसे कहते हैं ओके फाइन, तुम्हें जैसे एग्जीक्यूट करना है उस तरीके से कर लो, बट हमें ये किसी भी हालत में इस बार ही ख़त्म करना है और हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। तो उसे कहती है ऑफ कोर्स 2 वीक्स बहुत होते हैं, मुझे कुछ ज़रूरी अरेंजमेंट्स करने हैं, वो मैं करने के बाद तुम लोगों से डील करती हूँ। बट उससे पहले पहले जो पैसा वहाँ पर हमारा फंसा हुआ है उसे निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस पैसों से हमें रॉबरी के लिए बहुत सारी चीज़ें इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और अब तो तुम एक सबसे बड़ी बात है कि तुम लोग कह रहे हो कि अब हमें किसी को किडनैप करना है, तो वो कैसे करना है, क्या करना है, वो सब एग्जीक्यूट करने के साथ साथ हमें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो समझ जाओ तुम्हें क्या करने को बोल रही हूँ मैं। तो उसे बोलते ही ठीक है, परसों हम वहाँ से जाके वो पूरा पैसा है जो निकाल लेंगे और जहाँ पर ये हम सारा पैसा जहाँ पर डालते हैं, हम वहाँ पर ये सारा पैसा भी डाल देंगे और साथ ही साथ उसमें से कुछ अमाउंट हम अपने लिए भी रख लेंगे। तो उसे कहती है ठीक है। ये बोलकर यहाँ से जो हमारी प्यारी सी अल्फ़ा रहती है वो टर्न होती है और जाती है। अल्फ़ा यहाँ से गाड़ी लेते हुए जाती है और यहाँ से वो एकदम स्पीड में जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो काफ़ी ज़्यादा वरिड है और उसकी वरिडनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो यहाँ से जाती है और एक पार्टीशन रहता है, मतलब एक घर रहता है, उस घर में पार्टीशंस रहता है और उस पार्टीशन के साइड पे वहाँ पर कोई इंसान वहाँ खड़े हुए दिखता है। तो वो उसे वो बोलती है कि मुझे अब तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। तो वहाँ से सामने वाले की कोई आवाज़ नहीं आती है, तो पर वो इशारों में एकदम से वहाँ पर बोलती है कि क्या मतलब वो लड़का रहता है या मेल रहता है या फीमेल रहता है, इस बारे में कोई डिस्क्लोज नहीं होता है। तभी वहाँ से एक इशारों में बात आती है कि आई मीन क्या हेल्प चाहिए ऐसे। तो वो उसे बताती है कि इस बार की हम सबसे बड़ी रॉबरी करने वाले हैं और ये रॉबरी बहुत बहुत बड़ी हो रही है, क्योंकि इसमें हेल्थ का भी, इसमें भी मेरे जितने भी जो पार्टनर्स हैं उन सब की लाइफ को रिस्क की मतलब रिस्क वाला मैटर है ये। तो वो उसे वहाँ पर जाके बताती है कि मुझे एक ऐसा एग्जीक्यूट करना है जिस एग्जीक्यूशन में यहाँ पर ऐसा हो, तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो। तभी वो उसे वहाँ से बोलती है कि भला मैं तुम्हारी कैसे मदद करूँ। वो भी इस चीज़ में इशारों में भेजती है। वो इशारा मतलब इस तरीके से होता है कि वो एक पेपर में ये लिखते हुए भेजती है। तभी उसे बोलती है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी कि कैसे करना है। मेरे पास प्लान तो है, बट उस प्लान में मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा हेल्प चाहिए और अब ये समझ जाओ कि यहाँ से मुझे तुम्हारी ज़रूरत की पड़ेगी। तो तभी उसे बोलती है कि तुम्हारे टीम मेंबर्स कहाँ गए हैं। वो लड़की वो वहाँ पर एक चिट्ठी आती है, उसको वहाँ पर बोलती है। तो कहते हैं कि तुम मेरा एक सबसे बड़ा सीक्रेट हो और तुम सबसे बड़ी मेरी स्ट्रेंथ हो। इस बारे में यहाँ पर कोई भी नहीं जानता है तुम्हारे बारे में। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा प्लान बी हो और मैं अपने प्लान बी को अपने लिए एग्जीक्यूट करना चाहती हूँ। वो वहाँ से एक मैसेज आता है फिर से उस पेपर में लिखा हुआ कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, बट मुझे क्या मिलेगा। तो वहाँ से ये उसे बोलती कि जो चाहिए वो मिलेगा। मुझे पता है तुम्हारे बहुत ज़्यादा प्लान्स हैं, तुम यूएसए जाना है तुम्हें और तुम्हारे यूएसए जाने के लिए जितना भी तुम्हें पैसे की ज़रूरत है वो सब मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। तो यहाँ से एक और फिर वहाँ से मैसेज आता है और वो पेपर में लिखा होता है ओके डन, ठीक है। यहाँ पर सारी बातें हो जाती है और वो उसे एक चीज़ और बोलती है कि एक सही समय आने पे मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें कैसा करना है, क्या करना है, सब कुछ बोल देती है। अब यहाँ से हमें आगे जाकर देखने को मिलता है कि हमारी यहाँ से जो प्यारी सी अल्फ़ा रहती है वो यहाँ पर अपने हाँ, मतलब रात को अपने घर जाती है, मीन्स उसका भी तो घर रहता है, वहाँ पर जाके एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यहाँ पर जो उसके गामा रहता है, बीटा रहता है, न्यूरॉन होते हैं, ये सब ये एग्जीक्यूट करते हैं ये सब चीज़ों को कि उनको वो पैसा भी वहाँ से निकालना है। तो अब
मॉर्निंग का जब टाइम रहता है तो यहाँ पर रिहाना जो रहती है वो काफ़ी अच्छे से तैयार होती है, और अब उसके हाथ का प्लास्टर ऑलमोस्ट थोड़े टाइम के बाद निकलने ही वाला था। 2 वीक्स तक तो जब ये लोग रॉबरी करेंगे तब तो आराम से निकल जाएगा। तो आज वो वहाँ पर जाती है और वो अपनी जो क्या बोलते हैं, अपनी सर्विस को फिर से जॉइन करती है, मीन्स अपने पुलिस स्टेशन जाती है। तभी वो वहाँ पर बैठी हुई रहती है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो रानी रहती है। रानी आते से ही उसे बोलती है कि मैम, बहुत टाइम के बाद आए हो आप, और आते से ही आपके चेहरे पे स्माइल नहीं है। आप काफ़ी ज़्यादा सैड क्यों दिख रहे हो? मीन्स हमने तो कभी आपको इतना सैड नहीं देखा। आपको क्या खुशी नहीं हो रही है कि आप फिर से अपनी ड्यूटी को ज्वाइन कर रही हो? उसे बोलती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुश हूँ। बट अच्छा रानी, कभी तुमने मीन्स कभी तुम एक ऐसी दुविधा में फंसी हो कि जहाँ पर तुम्हारे लिए तुम्हारी वर्दी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एक पर्सन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो तुम उसमें से अगर कभी चुनने की बारी आएगी तो किसे चुनोगी? तो उसे कहती है कि मैम, ऑफ कोर्स वर्दी को चुनूंगी। वर्दी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये वर्दी ही तो हमारी आन बान शान है, और मैं तो इसी को ही चुनूंगी। तो उसे कहती है, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मेरे लिए एक कॉफ़ी ला देना बस। तो यहाँ पे अनुराग होता है, वो एकदम से आके बोलता है, मैम कॉफ़ी तो मैं लेकर ही आया हूँ, अब आप हैप्पी क्यों नहीं हो? तो उसे कहते हैं कि ठीक है मैम, मैंने सुना है कल आपका बर्थडे है। तो उसे बोलती है, अच्छा तुम्हें कैसे पता कि कल मेरा बर्थडे है? तो उसे कहते हैं कि मैम, ऑफिशियली रिकॉर्ड में हमें सब कुछ पता चल जाता है, कल आपका बर्थडे है। तो आप बताइए, अपने बर्थडे पे आपने क्या पार्टी वार्टी देनी है? तो उसे कहती है कि यूजुअली मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती हूँ, तुम्हें पता है ना। तो वो उसे कहता है कि मुझे कैसे पता होगा? तो उसे कहते हैं कि अब पता नहीं है तो पता कर लो। मैं अपनी ज़्यादातर अपने बर्थडे अपने मॉम एंड डैड के साथ बिताती थी, जो दिल्ली में है, और ये फर्स्ट बर्थडे होगा जहाँ पे मैं अपने मॉम से दूर रहूँगी। तो जब मैं अपनी मॉम के पास हूँ नहीं, तो ये बर्थडे मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा एम्प्टीनेस है। मेरी पोस्टिंग हमेशा से दिल्ली में रही है, और अब ये पोस्टिंग यहाँ पर हो गई है, तो जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा यू नो पेन महसूस हो रहा है। काश मैं दिल्ली में होती अपने मॉम एंड डैड के पास। तभी वहाँ से अनुराग कहता है कि आप अपने मॉम को फ़ोन क्यों नहीं कर लेती हैं? तो यहाँ पर जो रिहाना रहती है वो उसे बोलती है कि मैं अपनी मॉम से रोज़ बात करती हूँ, और मेरी मॉम अभी उत्तराखंड गई हैं, वो अपने रिलेटिव्स के वहाँ पर कुछ काम से। वरना मैं दिल्ली ऑफ कोर्स जाती, लेकिन इन दिनों मेरे हाथ में जो जिस तरीके से चोट लगी है, मैं जाके मॉम को ये टेंशन में नहीं डालना चाहती कि उनकी बेटी को एक मीन्स वो काफ़ी ज़्यादा वरीड हो जाएंगी कि उनकी बेटी को इतनी सब कुछ प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही है। आई होप तुम समझ जाओ। तो उसे कहते कि जी मैम, हम बिल्कुल समझ सकते हैं। तो ये बोलकर ना यहाँ पर जो हमारा प्यारा सा अनुराग रहता है वो यहाँ से उठ के चला जाता है, और वो बोलता है कि मैम आप बोलो तो मैं कुछ लेकर आऊँ आपके लिए खाने के लिए? तो उसे कहती है कुछ नहीं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहती है, और जब वो ऑफिस में आती है, ऑफिस को ज्वाइन करती है, तो वो इतनी ज़्यादा हैप्पी मोड में नहीं रहती है जिस तरीके से उसका हैप्पी मोड हमेशा से रहता है, और वो काफ़ी ज़्यादा इंथुजियास्टिक रहती है, लेकिन वो इंथुजियास्टिक रहती नहीं है इन दिनों। पता नहीं उसके दिमाग में क्या थॉट फॉर्म चल रहे थे। जैसे कि कभी कभार इंसान अपने आप से लड़ रहा होता है ना, वही कुछ उसके साथ हो रहा था। जैसे कि वो कुछ अपने आप से ही लड़ रही थी, जैसे वो खुद को कन्विंस कर रही थी, या कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उसके साथ हो रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में यही चल रहा था, क्या वो सही कर रही है, क्या वो नहीं कर रही है। हो सकता है कि उसके दिमाग में ये चल रहा हो कि वो रॉबर्ट से प्यार करने लग गई है, और अपनी वर्दी के खिलाफ जाकर अगर वो उससे फ्यूचर उसके साथ देखती है, तो उसकी तो लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट थिंग होगी वो। क्योंकि जब लोगों को पता चलेगा कि एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर ने एक रॉबर से शादी कर ली, तो सोसाइटी क्या सोचेगी। काफ़ी थॉट फॉर्म्स उसके दिमाग में चल रहे रहते हैं। तो यहाँ पर वो अपने शॉर्ट फॉर्म से लड़ी रही रहती है। उसके बाद उसके पास एक मैसेज आता है, जो एक वही लेटर के थ्रू आता है, और जैसे ही उसकी फ्रेगनेंस लेती है तो उसे समझ में आ जाता है कि रॉबर्ट ने भेजा है। रॉबर्ट उसे बोलती है कि स्वीट हार्ट, मैं इन दिनों कुछ ज़्यादा ही बिजी रहूँगी, मेरे पास अभी तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, तो आई होप तुम अपना ख्याल रखना, और कोई भी फालतू के
मसलों में मत पड़ना और ध्यान रखना अपना। ये सुनने के बाद रॉबर्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है और यहाँ पर वो एक मैसेज लिखती है और उस चाय वाले को बोलती है कि ये मैसेज उस तक बस किसी भी हालत में आज के आज ही पहुँचा दो। और उसमें ये लिखा रहता है कि मेरा बर्थडे है कल और तुम मुझसे मेरे बर्थडे पे नहीं मिलोगी। बस इतना ही लिखा रहता है। तो यहाँ पर जो हमारा चाय वाला रहता है वो ये मैसेज को जाकर ना एक जगह रख देता है। और फिर यहाँ पर क्या होता है कि जो अब रिहाना को भी पता रहता है कि वो इतनी स्मार्ट है कि वो आएगी, वो लेकर भी चली जाएगी और वो अगर पागलों की तरह, उल्लू की तरह बैठ बैठ के भी उधर देखेगी तो उसे समझ में नहीं आएगा। और ऐसा ही होता है कि इस बार तो वो वहाँ पर आती नहीं है, लेकिन किसी एक बच्चे के थ्रू वहाँ पर वो चीज़ें उठा लेती है। जैसे ही वो उठाती है तो उसमें लिखा रहता है उसके बर्थडे है। वो उसको कुछ भी रिप्लाई नहीं देती है। थोड़ा टाइम यहाँ ख़त्म हो जाता है और ख़त्म होने के बाद ना वो यहाँ से जाती है। और जब ये यहाँ से जाती है तो ये जाती है वहाँ पर, कहाँ पर, हमारी प्यारी सी जो रेहाना देशमुख रहती है अपने घर जाती है। अपने घर मतलब अपने फ्लैट पे जाती है। तभी वहाँ पे रॉबर्ट उससे सामने मिलती है और रॉबर्ट उसे बोलती है कि तुम्हारा बर्थडे है कल। तो उसे कहती है कि हाँ, मतलब कल मेरा बर्थडे है। तो तुम तो मेरे बर्थडे के दिन भी आना नहीं चाहती हो। दिस इज रॉन्ग एक्चुअली। तो उसे हंसते हुए बोलती है, बट तुम अपना बर्थडे मेरे साथ क्यों सेलिब्रेट करना चाहोगी? यू कैन सेलिब्रेट योर बर्थडे विद एनी वन एल्स। तो उसे कहती है, नो, आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट योर बर्थडे विथ यू ओनली। तो मैं चाहती हूँ कि ये बर्थडे सिर्फ तुम्हारे साथ बिताऊँ। तुम ऐसे कुछ क्या ज़रूरी काम के लिए जा रही हो कि तुम मुझसे मिल नहीं सकती? तो उसे कहती है, तुम्हें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हो तुम मुझ पे? तो उसे कहती है, ऑफ कोर्स लूँगी ना। तुम मेरे बर्थडे के दिन जा रही हो और एक तरफ तो मुझे कहती हो कि दैट यू यू लव मी एंड इन दिस बर्थडे टाइम तो मुझे छोड़ के जा रही हो। और तुम्हें पता है कि पहला बर्थडे होगा जो मैं अपनी फैमिली से साथ नहीं बना रही हूँ। सो आई एम फीलिंग सो एम्प्टी इनसाइड और तुम भी छोड़ के जा रही हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा कुछ करना चाहिए? तो उसे कहती है, तो कल तुम्हारा बर्थडे है और तुम चाहती हो, ठीक है, मैं तुम्हारा ये बर्थडे तुम्हारे साथ मनाऊंगी और फिर मैं चली जाऊंगी। अल्फ़ा ये बात बोल देती है, मतलब रॉबर्ट ये बात बोलती है और उसे बोलती है कि एक मिनट। तभी उसका फ़ोन बहुत जम के रिंग कर रहा रहता है। तो उसे बोलते हैं कि हम बाद में मिलते हैं। कभी भी यहाँ पर रॉबर्ट जो रहती है वो काफ़ी ज़्यादा अटेंटिव रहती है। वो कभी भी ये नहीं चाहती है कि वो ये कुछ भी ऐसी गलती करे जिससे उसके जो पूरे टीम मेंबर्स हैं उन सबको भुगतना पड़े। तो वो यहाँ से जाती है और जाकर ना बाहर जाती है और फिर बहुत दूर जाकर वो फ़ोन अटेंड करती है। तो वो गामा का रहता है। गामा उसे बोलते है कि कल हम जहाँ पर जो हमारा कंटेनर छुपा हुआ है हमें उससे लेने जाना है। तो उसे कहते हैं कि कल नहीं, हम परसों ले लेंगे। तो उसे कहती है कि नहीं, कल ही यहाँ पर सबसे बड़ा इवेंट है, जहाँ पर यहाँ पर इवेंट है और रिलीजियस इवेंट है जहाँ पर पूरी की पूरी सिक्योरिटी वहाँ पर जाके डाइवर्ट होने वाली है। तो जिसकी वजह से आज वहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं रहेगी। तो हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि हम ये करें। तो डिड यू कैट दैट? हमें किसी भी हालत में जाना है। और हाँ, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ये सब टाइम बाद में स्पेंड करना। गर्लफ्रेंड इंपॉर्टेंट है या हम लोग इंपॉर्टेंट है, तुम ये डिसाइड कर लो। अब यहाँ पर तो बेचारी हमारी रॉबर्ट फंस चुकी है। तो अब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड में कि वो कैसे डील करेगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।